So the example number 1 is if two planets, इसका फर्स्ट पार्ट है, have ratio of density, have same density but the ratio of their radius r1 by r2 is 1 by 2. Find ratio of acceleration due to gravity on the surface due to first and second. If in previous problem m1 by m2 is half, then find g1 by g2. आइए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली बात, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर रहा है सरफेस पे, तो उसके आपके दो फॉर्मूले, एक तो जीएम बाय कैपिटल आर का स्क्वायर और एक रो वाला फॉर्मूला। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो डेंसिटी सेम दे रखी है, डेंसिटी में इंफॉर्मेशन गिवन है, राइट। तो इसका मतलब जी की वैल्यू g इज इक्वल टू 4g पाई रो r बाय 3। तो अगर मैं g1 बाय g2 करूंगा तो आप देख सकते हैं जो टर्म कांस्टेंट से उड़ाते जाइए 4g पाई और आपका क्या उड़ जाएगा, सेम डेंसिटी, इसलिए रो भी उड़ जाएगा। सो दिस विल बी नथिंग बट r1 बाय r2 और इस चीज की वैल्यू हमें दे रखी है 1 बाय 2। तो जब डेंसिटी सेम होती है बच्चों तो g1 बाय g2 जो होता है वो r1 बाय r2 के बराबर होता है। अब सेकंड वाले में प्रीवियस प्रॉब्लम की बात कर रहा है, प्रीवियस प्रॉब्लम का मतलब सेम डेंसिटी, उसी प्रॉब्लम की बात कर रहा है, लेकिन इस बार मास का रेशियो दे दिया है बच्चों हाफ। लेकिन हमें तो g1 बाय g2 अभी समझ में आया तो रेडियस के रेशियो के बराबर है, लेकिन हमें मास का रेशियो दे रखा है m1 बाय m2। तो क्या करें, कुछ नहीं करें, मास से रेडियस का रेशियो निकल जाएगा। m कैसे लिखूंगा, दैट इज रो इंटू 4 बाय 3 पाई इंटू r1 क्यूब अपॉन रो इंटू 4 बाय 3 पाई इंटू r2 क्यूब। मास को वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिख दूंगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे सेम डेंसिटी है तो रो से रो कट गया, 4 बाय 3 कॉन्स्टेंट है, पाई कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ से m1 बाय m2 इज r1 बाय r2 का होल क्यूब आ गया है और इसकी वैल्यू हाफ दे रखी है, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा, इसका मतलब r1 बाय r2 विल बी इक्वल टू 1 बाय 2 की पावर 1 बाय 3, क्योंकि m1 बाय m2 हमको दे रखा है हाफ। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू g1 बाय g2, राइट। तो बच्चों किसी भी चीज में वो आपसे रो के टर्म्स में, मास के टर्म्स में, आर के टर्म्स में रिलेशन दे सकता है, तो यू शुड अंडरस्टैंड कि इनमें आपस में रिलेशन क्या है और इनसे जी को रिलेट करने वाले फॉर्मूले क्या हैं वो आप निकाल लो। सिंपल। एग्जाम्पल नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग graph correctly represents variation of acceleration with distance r from center for solid sphere. A option, this is G versus R. B option, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है इसीलिए मैग्नीट्यूड पॉजिटिव में लिख रहा हूं मैं। C ऑप्शन,
G वर्सेस R एंड डी ऑप्शन G वर्सेस R। पहला वाला जो ग्राफ आपको दे रखा है वो है ऐसे, ये है R और उसके बाद फिर ये ऐसे। दूसरा वाला ऑप्शन है ऐसे और फिर ये ऐसे। तीसरा ऑप्शन है ऐसे, फिर ये ऐसे। चौथा ऑप्शन ये R है। चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है ऐसे और फिर ऐसे, ये R है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को रिप्रेजेंट करता है फॉर अ सॉलिड स्फीयर? तो बच्चों सॉलिड स्फीयर जब भी आपसे बोले तो तुरंत आपको उसको प्लेनेट या अर्थ की तरह ट्रीट करना है। और प्लेनेट और अर्थ के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला आप जानते हैं, G इज इक्वल टू क्या था, G इंटू R बाय G डैश इक्वल टू G इंटू R बाय R फॉर R लेस देन इक्वल टू R एंड G डैश इक्वल टू G इंटू 1 प्लस H बाय R या GR स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस R प्लस H का होल स्क्वायर, R प्लस H का होल स्क्वायर या ऑल, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, नॉट अप्रॉक्सीमेटली, दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू GR स्क्वायर बाय स्मॉल r का स्क्वायर। R प्लस H क्या हो जाएगा, सेंटर, ये स्मॉल r है सेंटर से डिस्टेंस और ये R रेडियस है, H है हाइट, तो R प्लस H सेंटर से डिस्टेंस हो जाएगी। तो क्लियरली यहां से आपको दो चीजें समझ में आई कि सॉलिड स्फीयर के लिए, सॉलिड के लिए, राइट, सॉलिड के लिए G इज प्रोपोर्शनल टू R फॉर R लेस देन R एंड G इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय R स्क्वायर फॉर R ग्रेटर देन कैपिटल R। यहां पे इक्वलिटी का साइन लगा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 0 से लेकर के R के बीच में प्रोपोर्शनल साइन होना चाहिए, राइट। तो 0 से R के बीच में प्रोपोर्शनल यहां पे है, G इज प्रोपोर्शनल टू R, तो वैसे ही सारे गलत हो गए। आप देख सकते हैं यहां पे ये गलत क्यों है, क्योंकि प्रोपोर्शनल नहीं है 0 से R के बीच में। और उसके आगे ये कर्व होना चाहिए, G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय R स्क्वायर। सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको समझ में आया। सॉलिड स्फीयर जब भी आपसे पूछा जाए तो दैट इज लाइक अ प्लेनेट, वहां पे ये G के फॉर्मूले लगेंगे, फॉर्मूले का ही ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन। इस क्वेश्चन को मैं यहीं पे खत्म नहीं करूंगा। इसके अंदर अगर मान लो सॉलिड की जगह अगर मान लो मैं पूछता हॉलो, तो हॉलो स्फीयर के अंदर बच्चों G की वैल्यू 0 हो जाती फॉर R लेस देन R। हमें पता है ना कि हॉलो स्फीयर के कारण अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होता है, तो वहां पे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। और वहीं G डैश की वैल्यू GR स्क्वायर बाय स्मॉल r स्क्वायर हो जाएगी फॉर R ग्रेटर देन R, क्योंकि बाहर वाले पॉइंट के लिए तो ये भी पॉइंट मास की तरह बिहेव करने वाला जैसे सॉलिड कर रहा था। तो यानी इसके लिए ग्राफ बस ये हो जाएगा कि स्मॉल 0 से R के लिए, 0 से रेडियस तक के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 है, तो वो आप देख सकते हैं वो यहाँ पे ट्रू है। यहाँ पे G इनसाइड 0 है एंड G आउटसाइड इज प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। सो दिस विल बी फॉर होलो स्फीयर। तो दोनों डायग्राम दिमाग में रखने, ये फार्मूला जो मैंने आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कराया था उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, आप इसको एज अ थ्योरी भी लिख सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 3, find H where acceleration due to gravity is same as that in depth D. If D is R by 10, D is R by 2.
हमसे पूछ रहा है वो हाइट बताओ जहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि हाइट पे जाने से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता है, जो कि जिसकी वैल्यू सेम हो एज एट डेप्थ डी। तो सबसे पहले हम लोग एट डेप्थ डी एक्सेलरेशन दे रखा है, डी की वैल्यू अगर r/10 है, यानी सरफेस से r/10 नीचे, यानी अगर ये सरफेस है, ये रेडियस है, तो सरफेस से r/10 नीचे, लेट्स से दिस इज पॉइंट ए। तो हमें पूछा है कि यहां पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसकी जो वैल्यू है वो किस हाइट पे होगी। ये पहला पार्ट है, ये h की वैल्यू निकाल ली कि इन दोनों पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम होना चाहिए। लेट मी से दैट एज ha'। तो बच्चों जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं GA वाले पॉइंट की बात करूं तो यहां पे G एट डेप्थ D होता है G इंटू 1 माइनस D/R। तो आप देखेंगे दिस विल बी G इंटू 1 माइनस 1/10, राइट। तो आप देख सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर स्मॉल वेरिएशन हो रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर स्मॉल वेरिएशन हो रहा है। तो स्मॉल वेरिएशन से क्या है, क्योंकि हमें पता है कि स्मॉल वेरिएशन के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना चाहिए, और लार्ज वेरिएशन के लिए अगर h लेस देन r है और लार्ज वेरिएशन अगर दे रखा है तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना चाहिए फॉर h सिग्निफिकेंट फॉर लार्ज वेरिएशन। मतलब बच्चों अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में 2%, 5%, 10% चेंज आ रहा है तो ऊपर वाला यूज करोगे। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में 50%, 100 मतलब 1/4 हो गई, हाफ हो गई, 1/3 हो गई, तब ये यूज करेंगे। तो ये सिंपल सी चीज दिमाग में रखनी है। तो क्लियरली यहां पे जब d की वैल्यू 1/10 है, इट इज बेटर टू यूज g इंटू 1 माइनस 2h/r, क्योंकि d इज वेरी वेरी स्मॉल। तो यहां से आप सीधा जब कंपेयर कर देंगे, ये g से g कट जाएगा, ये 1 से 1 कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, r से r कट जाएगा, तो d/2 इज इक्वल टू h। तो यहां से h की वैल्यू देखिए जरा कितनी निकल गई, r/20, है ना। r/20 इज वेरी स्मॉल, इसीलिए पहला वाला फॉर्मूला लग गया। ये पहले वाले के लिए था। लेकिन बच्चों सेकंड वाले में जरा देखिए, g/2 जब r की वैल्यू d/2 है, जब r की वैल्यू d/2 है तो h की वैल्यू r/4 आ जाएगी। r/4 को निगलेक्ट नहीं कर सकते, तो अपने को इन जनरल सॉल्व करना पड़ेगा सेकंड वाले केस के लिए। तो सेकंड वाले केस के लिए d इक्वल टू r/2 डाल देंगे तो g एट डेप्थ d, इसका फॉर्मूला तो वही लगेगा 1 माइनस g टाइम्स 1 माइनस d/r, लेकिन इसको हम लोग बराबर करेंगे g/r² अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। क्योंकि यहां पे बच्चों ये जो वेरिएशन है d इज लार्ज है, तो वेरिएशन जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर जो वेरिएशन आएगा वो भी लार्ज आएगा। तो यानी g एट हाइट का फॉर्मूला जो हमें यूज करना चाहिए g/r² बाय r प्लस h का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करना चाहिए, सिंपल। तो डाल दीजिए यहाँ पे d की वैल्यू हमें दे रखी है r/2, सो दिस विल बिकम r/2, डालते ही ये बन जाएगा g/2 विल बी इक्वल टू g/r² बाय r प्लस h का होल स्क्वायर। यहाँ g से g कट गया। अब देखो सब जगह बिल्कुल स्क्वायर स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको तुरंत रूट ले लीजिए, इसको रूट ले लीजिए, तो यहाँ से आपके पास आ जाए 1/√2 विल बी इक्वल टू r अपॉन r प्लस h। तो जब आप सॉल्व कर देंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी √2 - 1 टाइम्स r। आई होप आपको समझ में आया बच्चों कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। अगर स्मॉल वेरिएशन है तब तो आप डायरेक्टली 1 माइनस 2h/r यूज करिए, अगर वेरिएशन ज़्यादा है तो ये यूज कीजिए। मान लीजिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सरफेस से r डिस्टेंस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, सरफेस से r डिस्टेंस पे।
तो जब सरफेस से आर है तो फिर यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि हाइट जो है वो बड़ी है, आर के बराबर ही हो गई, तो इन जनरल फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। एच की जगह आप आर डाल देंगे तो जी आर स्क्वायर बाय 2r का स्क्वायर यानी g बाय 4, यानी सरफेस से r डिस्टेंस ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/4 रह जाता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है, इट विल हेल्प यू कि डिफरेंट सिचुएशन में किस तरह से रिलेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के ये क्वेश्चन बच्चों बहुत ही अच्छा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखिए हमसे पूछ रहा है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू hollow hemisphere at distance r/2 from center on the diameter. You can clearly see ये hollow hemisphere है, hollow है, ये hollow hemisphere, ये इसका सेंटर है और ये इसकी रेडियस है r। हमें पूछा है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दिस पॉइंट। ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट सेंटर और ये डायमीटर का जो मिड पॉइंट है, फ्रॉम द सेंटर ऑन द डायमीटर, यानी सेंटर से पेरीमीटर के बीच में इस पॉइंट पे इस स्फीयर के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन बतानी है। ऑप्शन आपको ये दे रखे हैं, एक ऑप्शन आपको दे रखा है ये, दिस इज ऑप्शन ए, एक ऑप्शन आपको दे रखा है दिस इज ऑप्शन बी, एक ऑप्शन ये दे रखा है दिस इज ऑप्शन सी, और एक ऑप्शन आपको दे रखा है ये, दिस इज ऑप्शन डी। तो हमें बताना है इसमें से किस डायरेक्शन के अलोंग इस पॉइंट पे, लेट मी कॉल दैट एज पॉइंट पी, इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। ए की तरफ होगा, सी की तरफ होगा, डी की तरफ होगा या बी की तरफ होगा। बहुत ही बेहतरीन बच्चों, मैग्नीट्यूड नहीं पूछ रहा, सिर्फ डायरेक्शन पूछ रहा है। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये। तो यहां पे कॉन्सेप्ट ये है बच्चों, सबसे पहली बात यहां पे अगर मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखूं या ग्रेविटेशनल फील्ड लिखूं तो इस होलो स्फीयर के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा, राइट। ये यहां पे पहली बात अपनी तरफ खींच रहा होगा, तो इंटीग्रेट कर तो नहीं सकते हम लोग, वो पॉसिबल नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, तो बेसिकली हम ये कर सकते हैं कि अगर मैं इसके ऊपर एक और इसी के जैसा स्फीयर, अगर मैं इसके ऊपर इसी के जैसा एक स्फीयर और ढक दूं, राइट, अगर मैं इसके ऊपर इसी के जैसा एक स्फीयर और ढक दूं तो अंदर नेट ई नेट 0 होना चाहिए, क्योंकि इट विल बिकम अ कंप्लीट स्फीयर, बिकॉज gravitational field is 0 in hollow sphere। तो नेट अंदर 0 होना चाहिए। अब अंदर नेट कैसे लिखेंगे, तो आप देखोगे कि मान लो अगर नीचे वाले के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड ए की तरफ होता तो ऊपर वाले के कारण भी ग्रेविटेशनल फील्ड ए की तरफ होता, राइट। नीचे वाले कारण अगर ग्रेविटेशनल फील्ड सी की तरफ होता तो ऊपर वाले कारण भी सी की तरफ होता, ये सी वाला ऑप्शन कहते हैं आप। अगर मान लिए नीचे वाले कारण ग्रेविटेशनल फील्ड बी के अलोंग होता तो ऊपर वाले कारण भी ग्रेविटेशनल फील्ड बी के अलोंग होता उसकी तरफ, और यहां पे ये डी का ऐसे है तो ऊपर वाले का भी ये डी ऐसे होता। तो आप खुद ही देखिए इनमें से कौन से डायग्राम में नेट फील्ड 0 हो रहा है। क्या
ये वाला ए और ग्रीन वाला ए दोनों मिलके 0 हो रहे हैं, नहीं, ये तो सेंटर की तरफ आ रहे हैं, यानी ये ए वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। पॉइंट ये है, हमने इसके ऊपर होलो हेमिस्फीयर रख दिया। बाय सिमेट्री जैसा इसका ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वैसे ऊपर वाले का भी होगा, तो मैंने एज इट इज नीचे के सारे ऑप्शन ऊपर बना दिए। अब मैं ये देख रहा हूं कि किस केस में नेट 0 आ रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए वाले केस में नेट 0 नहीं आ रहा है, रादर ये तो ऐड हो गया, तो ये ए वाला ऑप्शन तो गलत। सी वाले केस में अगर आप देखेंगे तो नीचे वाले का सी इधर है, ऊपर वाले का सी इधर है, तो इनका भी जो रिजल्टेंट है वो 0 नहीं आने वाला है, यानी सी वाला ऑप्शन भी गलत है। अगर आप ध्यान से देखेंगे बी वाला केस, बी वाला नीचे की तरफ है, इसके कारण तो दूसरे वाले कारण ऊपर की तरफ होगा और ये दोनों इक्वल होंगे क्लियरली, तो बी वाला आंसर सही है। और ऑफ कोर्स सेम चीज हम डी के लिए भी कह सकते हैं, डी इधर, इनका रिजल्टेंट 0 नहीं हो सकता, उधर आ जाएगा, तो डी वाला भी गलत है। तो करेक्ट आंसर इज बी। और ये आप याद भी रखें तो बेटर है, हॉलो हेमिस्फेयर के कारण, हॉलो हेमिस्फेयर के कारण एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेंटर की तरफ ही होता है। किसी भी पॉइंट पे अगर आप इस पे देखेंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टूवर्ड्स, मतलब डाउनवर्ड्स होता है। इवन इन सारे पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ग्रेविटी इज डाउनवर्ड्स, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बेस। याद रखना, हॉलो हेमिस्फेयर। हाँ, वैल्यू कम ज्यादा होती रहेगी, हम वैल्यू की बात नहीं करते, लेकिन डायरेक्शन डाउनवर्ड ही होगी, टेढ़ी वेढ़ी नहीं होगी, याद रखें। लास्ट क्वेश्चन इसमें, न्यूट्रल पॉइंट्स are the positions along the line joining two planets where net gravitational field is 0 due to them. तो न्यूट्रल पॉइंट बच्चों बेसिकली एक एनसीईआरटी की एक लाइन में गिवन है हमें पॉइंट, और ये इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में काफी इंपॉर्टेंट फिनोमिना यूज होता है इस चीज का। ये वो पॉइंट होता है जहां पे दो प्लैनेट्स के कारण जो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड है वो 0 हो जाएगा। यानी दो प्लैनेट्स जैसे अर्थ और मार्स, इन दोनों को अगर मैं एक लाइन से ज्वाइन करूंगा किसी भी इंस्टेंट पे, तो उस लाइन पे कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा ना जहां पे इन दोनों का अट्रैक्शन कैंसिल हो रहा होगा। उसी पॉइंट को न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट होता है बच्चों क्योंकि आपने तो सुना ही होगा न्यूज़ में कि हम लोग मार्स के ऊपर रोवर भेजते हैं, हम लोग चंद्रयान बना रहे हैं। तो ये जो चंद्रयान, ये मार्स रोवर है, इनको इस तरह से प्रोजेक्ट किया जाता है अर्थ से कि ये उस न्यूट्रल पॉइंट तक पहुंच जाए, क्योंकि वहां तक अर्थ का फोर्स डोमिनेट करता है। जैसे वो न्यूट्रल पॉइंट पे पहुंचेंगे, उस पॉइंट पे अर्थ के फोर्स को मार्स का या मून का फोर्स, दोनों के अपने अपने अलग अलग न्यूट्रल पॉइंट से उनका फोर्स कैंसिल कर देगा। और उससे जस्ट आगे हमें फिर फ्यूल खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मार्स अपनी ग्रेविटी से खुद ब खुद उसे खींच लेगा। तो हमें अगर किसी सैटेलाइट को या किसी भी चीज को या किसी भी रॉकेट को अगर मार्स में भेजना है, तो हमें पूरा मार्स तक फ्यूल जलाने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ न्यूट्रल पॉइंट तक ले आना है, फिर उसके आगे तो मार्स की ग्रेविटी ही उसे खींच लेगी। सो दैट इज व्हाई न्यूट्रल पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट। हमसे यही क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द पोजीशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट, फाइंड द पोजीशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट फ्रॉम प्लेनेट ए। तो ये एक प्लेनेट है, लेट मी कॉल दिस इज प्लेनेट ए। इसकी रेडियस है r1, इसका मास है m1, और यहां पे एक दूसरा प्लेनेट है, लेट्स से दिस इज प्लेनेट बी। इसकी रेडियस है r2 और इसका मास है
m2। हमें इन दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस गिवन है, इन दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंसेस गिवन है, ध्यान रहे सरफेस नहीं, सेंटर के बीच की डिस्टेंस है r। तो हमसे पूछा इन दोनों के लिए न्यूट्रल पॉइंट बताओ। तो आइए निकाल देते हैं। तो एट न्यूट्रल पॉइंट ई नेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 होना चाहिए, यानी E1 माइनस E2 विल बी 0, यानी E1 कैसे लिखूंगा, gm1 बाय r1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू gm2 बाय r2 स्क्वायर। अब r1 r2 क्या है, देखो ध्यान से, लेट अस से इन दोनों का जो न्यूट्रल पॉइंट है वो यहां पे कहीं है, दिस इज द न्यूट्रल पॉइंट। तो इसके सेंटर से जो ये डिस्टेंस है इसको मैं r1 कहूंगा, और उसके जो सेंटर से डिस्टेंस है उसको मैं स्मॉल r2 कहूंगा। तो अगर मैं r1 को x ले लूं, दो वेरिएबल डालना तो कोई मतलब ही नहीं है, तो r1 की वैल्यू x ले लेता हूं कि लेटस से यहां से x डिस्टेंस दूर है, तो r2 की वैल्यू r के टर्म्स में आ जाएगी, दैट इज स्मॉल r माइनस x, वहां पे डाल दीजिए। सो दिस विल बिकम gm1 अपॉन x स्क्वायर विल बी इक्वल टू gm2 अपॉन r माइनस एक्स का स्क्वायर। ये g से g कैंसिल हो गया। अब यहीं पे डायरेक्टली रूट लेने में भलाई है, क्योंकि फिर नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पे ये आप रूट ले लीजिए, तो सो दिस विल बिकम रूट m1 अपॉन x विल बी इक्वल टू रूट m2 अपॉन r माइनस एक्स। एक मजेदार बात ये है बच्चों, यहाँ पे जो आप x की वैल्यू निकालेंगे वो रेडियस के इंडिपेंडेंट है। दिस x के अंदर रेडियस r1 r2 नहीं आ रहे हैं, सिर्फ टोटल डिस्टेंस आ रही है। तो ये भी छोटी सी पॉइंट है दिमाग में रखने वाली। तो जब आप इसको सॉल्व कर देंगे तो आपके पास जो इसका रिजल्ट आ जाएगा, x विल बी इक्वल टू रूट m1 r अपॉन रूट m1 प्लस रूट m2। सीधा मैंने सॉल्व कर दिया, रटने की जरूरत नहीं है, ये तरीका ध्यान रखना है। ये डेफिनेशन है और यहाँ से ये रिजल्ट, और यहाँ पे हमने r1 को x लिखा, r2 को r माइनस एक्स लिखा, ये ध्यान रखो, इंडिपेंडेंट ऑफ r1 एंड